हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 8, जिसका नाम है पवन, तूफान और चक्रवात। पवन मतलब वायु, तूफान मतलब जब जो वायु है जब बहुत गतिशील तेज चलती है उसे अपन तूफान, और यही तूफान आगे चलकर चक्रवात का रूप लेता है। तो आज हम इस पाठ में इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जैसे अपन ने पढ़ा है कि उड़ीसा के तट पर 18 अक्टूबर 1900 नवंबर को चक्रवात ने पार किया था। इस चक्रवात का पवन वेग 200 किलोमीटर आवर्स था। जब ये चक्रवात आया था तो इसने कम से कम 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया था और 70,000 लोग बेघर हो गए थे। उसी वर्ष फिर आया था, 29 अक्टूबर को आया था ये चक्रवात उड़ीसा में। इसमें 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थीं और हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और करोड़ों रुपयों की संपत्ति नष्ट हो गई थी। तो आज बच्चों इस पाठ में अपन पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में चर्चा करेंगे। जो उड़ीसा में आया था, ये क्यों आता है, कैसे आता है, आज अपन इन सब बातों की चर्चा इस पाठ में करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है कि वायु क्या करती है, दाब डालती है। तो जो वायु दाब डालती है तो ये आपने देखा होगा, जैसे अपन साइकिल के ट्यूब में हवा भरते हैं और जैसे ही ज़्यादा हवा भर देते हैं तो साइकिल का ट्यूब फट जाता है। गुब्बारों में अगर हम ज़्यादा हवा भरें तो क्या होता है, गुब्बारे में तो गुब्बारा फट जाता है। उसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं अपन। आपने कभी एक टिन लो, उसमें पानी लेकर इसको अगर आप गर्म करेंगे और उसे तेज़ हाल बंद कर दो, जैसे ही पानी गर्म होता है वैसे उसके ढक्कन को हम बंद कर दें और फिर अपन उसके ऊपर क्या डालें, ठंडा पानी डालें। तो चित्र में दिख रहा होगा, जैसे ही हमने ठंडा पानी डाला तो उसके आकार में क्या हुआ, चेंज हुआ। इसके अलावा अगर हम प्लास्टिक की बोतल लेते हैं और प्लास्टिक की बोतल में अगर हम पानी डालते हैं तो पानी डालने के बाद जैसे ही हमने गर्म पानी डाला और फिर बोतल को खाली कर दिया और उसके ऊपर फिर हमने ठंडा पानी डाला तो क्या होता है, ये आपको पता ही है। तो बोतल का जो आकार है वो बदल जाता है। तो ये सब क्रियाएं क्यों हुई, कैसे हुई? तो ये सब क्रियाएं ऐसे हुई क्योंकि क्या हुआ, क्यों उसने अपना जो आकार बदला, डिब्बा या बोतल ने का आकार क्यों हो गया। जैसे ही हमने डिब्बे पर या बोतल में पानी डाला तो डिब्बे के अंदर कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है। जो भाप थी, जैसे जो जिसके अंदर अपन ने पहले गर्म पानी डाला तो गर्म पानी की जो भाप थी वो किस में बदल गई, जल में संघनित हो गई, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कैसे हो गई, कम हो गई। जब वायु की मात्रा कम हुई तो डिब्बे के भीतर का वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु की दाब से कम हो जाता है। मतलब डिब्बे के भीतर का जो दाब है वो कम हो गया और बाहर का ज़्यादा हो गया। और जैसे ही कम हुआ तो वो डिब्बा कैसा हुआ, बोतल कैसी होती है, पिचक जाती है। तो ये प्रश्न आ सकता है पेपर में कि जैसे ही हमने बोतल के ऊपर गर्म पानी डाला, गर्म पानी भरा और जैसे उसको ढक के ठंडा पानी उस बोतल के ऊपर डाला तो वो डिब्बा पिचक क्यों गया। तो ये रीजन आपको समझ में आ गया होगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, पवन का वेग बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है। पवन का वेग बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है। तो ये कैसे होता है, इस पर अपन डिस्कस करते हैं। जैसे ही अगर आपने देखा, इस चित्र में दिख रहा है, इस चित्र में एक कांच की शीशी में कागज़ की गोली है ना, कागज़ की गोली, और ये बच्चा क्या कर रहा, फूंक मार रहा है। आपने ये प्रैक्टिकल किया होगा, घर पर नहीं किया तो आप करना। एक बोतल लेना, उस पर कागज़ की गोली डाल देना, उस पर फूंक मारना, तो आप देखोगे कि ये कागज़ की जो गोली है ना, वो बेर बाहर आ रही है, मतलब वो अंदर जा ही नहीं पा रही है। क्यों नहीं जा पा रही, इसका रीज़न अपन आगे देखते हैं। इसी प्रकार दूसरा, गुब्बारे, ये अपन ने 2 गुब्बारे फुलाए, इसको एक अपन ने तार पर टांग दिया, चित्र में आपको दिख रहा है। और इन दोनों गुब्बारों के बीच अगर अपन फूंक मारते हैं तो ये दोनों गुब्बारे अलग अलग नहीं होते, फिर दोबारा एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो ये क्यों होता है। तीसरा उदाहरण आपने इस चित्र में दिख रहा है। जैसे ही अपन ने एक कागज़ की पट्टी को ली और जैसे ही इसमें अपन ने फूंक मारी तो कागज़ की जो पट्टी है वो ऊपर उठ गई, उठी ना, ये चित्र में दिख रहा है, उठ गई। ये तीनों जो क्रियाकलाप हैं, इस क्रियाकलाप से अपन को पता चलता है कि जो गतिशील जो वायु है उससे क्या होता है, वायुदाब घट जाता है। तो पहला जो प्रयोग था अपना, जैसे ही अपन ने जो कागज़ की, जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं
तो मुख के पास की वायु का वेग कैसा होता है, अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। जैसे ही अपन ने जैसे ही अपन ने वायु का वेग बढ़ा दिया तो वहाँ वायुदाब घट गया। वायुदाब घट गया तो अंदर का वायुदाब ज़्यादा है, अंदर का वायुदाब ज़्यादा है, बोतल के अंदर का वायुदाब ज़्यादा होने के कारण वो जो कागज़ की जो गोली है उसको वो क्या कर देती है, गेंद को बाहर धकेल देती। इसी प्रकार ये दूसरा रीजन है, ये जैसे ही अपन बीच फूंक मारते तो एक दूसरे को वो आने का प्रयास करते। क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ गुब्बारे के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाता है और गुब्बारों की दूसरी ओर का दाब उन्हें दूसरी की ओर धकेलता, मतलब वहाँ का कम हो गया और गुब्बारे की दूसरी तरफ का वायु दाब ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है तो वो गुब्बारों को धक्का देता है। इसी प्रकार तीसरा जो प्रयोग कागज़ की पट्टी वाला, तो वो भी ऐसे ही है कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो कागज़ में फूंक मारने से पट्टी के ऊपर का दाब कम हो जाता है, जिससे जो कागज़ की जो पट्टी है वो ऊपर उठ जाती है। अब अपन नेक्स्ट प्रयोग पढ़ेंगे कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। अब इसके लिए अपन एक प्रयोग करते हैं, क्वथन नली ले लेते हैं। क्वथन नली, इस क्वथन नली में इसके ऊपर अपन गुब्बारा लगा देते। चित्र दिख रहा है आपको, है ना। तो एक क्वथन नली में अपन ने पहले ठंडा पानी, ये गर्म जल से डूबी हुई क्वथन नली पहले गर्म जल में डाला, फिर उसी को कुछ समय बाद ठंडे जल में डाल। तो गर्म जल में डालने पर अपन ने देखा कि गर्म जल में अपन ने देखा कि जैसे ये वायु है उसका प्रसार हुआ और गुब्बारा कैसे हो गया, सीधा खड़ा हो गया। जबकि ठंडे जल में कुछ नहीं हुआ, गुब्बारे में कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो ये क्यों हुआ, इससे अपन ने निष्कर्ष निकाला कि वायु गर्म किए जाने पर फैलती है। जैसे ही अपन ने वायु को गर्म किया तो फैली, जिससे गुब्बारा कैसा हो गया था, खड़ा हो गया था। और ठंडे में क्वथन नली के भीतर में कुछ प्रभाव पड़ा ही नहीं, है ना, वो पुचक ही रहा, क्योंकि वहाँ ठंडे में तो वायु का प्रसार होगा ही नहीं। उसी प्रकार अपन नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रयोग। दो कागज़ के कप लेते हैं, इन्हें उल्टा ऐसा कर देते हैं, एक तार से इस तरह से बांध देते। चित्र में आपको दिख रहा है क्लियर, ये चित्र में इस तरह से अपन इनको टांग देंगे। दो कागज़ के कप लिए, अब एक के पास अपन क्या लेंगे, मोमबत्ती ले जाएंगे। मोमबत्ती ले जाने पर क्या होगा, आप देख रहे हो ये संतुलन बिगड़ गया, मतलब ये कागज़ का जो कप है ऊपर की ओर उठ गया। क्यों उठा, इसलिए उठा क्योंकि जब वायु है वो आसपास की जो वायु कैसी गर्म हो गई। गर्म वायु जैसी ऊपर की ओर उठी तो उसमें क्या हुआ, संतुलन उसका बिगड़ा, है ना, क्योंकि गर्म वायु ठंडी वायु से कैसी होती है, हल्की होती। तो इस प्रयोग से अपन को पता चला कि गर्म किए जाने पर वायु का क्या होता है, प्रसार होता है, वो अधिक स्थान घेरती है। और गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा कैसी होती है, हल्की। उसी प्रकार धुआं ऊपर उठता है। तो एक प्रश्न यहाँ तैयार हो जाता है कि धुआं ऊपर क्यों उठता है, तो इसलिए उठता है क्योंकि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट, पवन धाराएं जो हैं, पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। तो पवन धाराएं क्या होती हैं, तो जो पवन धाराएं होती हैं इसके बारे में अपन इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, भूमध्य रेखीय ध्रुवीय क्षेत्रों का असामान्य रूप से गर्म होना। तो भूमध्य रेखीय ध्रुवीय क्षेत्र आप जानते होंगे, जैसे भूमध्य ध्रुवीय क्षेत्र क्या होता है, जे वाला क्षेत्र होता है ऊपर और नीचे का क्षेत्र। आपको चित्र पूरा दिखाती हूँ। जे ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं दोनों, है ना, और जे भूमध्य रेखा है ना। तो ये भूमध्य रेखा का जो आसपास का जो क्षेत्र होता है वो ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है बहुत ज़्यादा अधिक होता है। और अधिक होने के साथ क्या होता है, तो इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट वायु गर्म हो जाती है, गर्म वायु ऊपर उठती है। जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 से 30 डिग्री अक्षांश पट्टी की गतिशील हो जाती है। इस प्रकार जो पवन धारा हैं, जो चित्र में दिख रहा है, ये उत्तर दिशा है, उत्तर से दक्षिण की ओर आती हैं, जो उत्तर और ये दक्षिण। तो जो पवन धारा है उत्तर से दक्षिण की ओर बहने लगती हैं। क्यों बहने लगती हैं, क्योंकि इसकी जो गर्म वायु है इधर तो वो ऊपर उठी, तो ये आसपास की जो ठंडी वायु है वो नीचे की ओर आएगी। इस प्रकार जो पवन धाराएं हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। और ध्रुवों पर जो वायु 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है, इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर
उठती है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं 30 से 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों में असमान रूप से गर्म होने के कारण जो पवन का जो प्रभाव है 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होगा। मतलब 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होगा, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर पवन का प्रभाव होगा। अब अपन आते हैं थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। थल और जल का असमान रूप से गर्म होना तो अपन ने ये पढ़ा था नेक्स्ट पार्ट में, अध्याय 4 में पढ़ा था, समुद्र समीर और थल समीर के बारे में पढ़ा था। जब गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में थलीय क्षेत्र अधिक गर्म होता है। जब थलीय क्षेत्र जब अधिक गर्म होता है तो गर्म के कारण वहाँ गर्म वायु ऊपर उठती है। जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो क्या होता है, जो पवनें हैं समुद्र से थल की ओर बहती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मानसूनी पवन कहते हैं। और मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है ऋतु। ये दोनों चित्र आपको दिख रहे हैं। ये इस चित्र में क्या हो रहा है, ये गर्मियों का चित्र है। गर्मियों में क्या है, यहाँ की जो वायु है गर्म हुई, गर्म ऊपर ऊपर उठी तो समुद्र से जो हवाएं कहाँ हुई, थल की ओर आई। ये सर्दियों का चित्र है। सर्दियों में जो हवा है थल से समुद्र की ओर जाती है। तो अपन ने पढ़ा था समुद्र समीर और थल समीर। इसके बाद ये क्या होता है, समुद्र से जो आने वाली जो पवनें हैं, जो समुद्र से जो पवनें आती हैं वो क्या लेके आती हैं, जल वाष्प लेके आती, जिससे वर्षा होती है। यह विक्रम जलचक्र का ही एक उदाहरण है। मतलब इसी के कारण अपने जो बरसात होती है वो इसी के कारण होती है, जब समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं, अपने साथ जलवाष्प के रूप में ऊपर उठती हैं। और गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे क्या क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है। अब अपन आते हैं इसके बाद, अब अपन आते देखा जैसे पानी वर्षा, तो पानी जब अधिक बरसे तो बाढ़ की स्थिति बनती है। इसी प्रकार कुछ प्राकृतिक जो घटनाएं हैं जो अनेक ऐसी स्थितियों को जन्म देती हैं, कभी कभी आपदाएं भी आती हैं, जो जिससे मनुष्य, जंतु और पादपों के जीवन क्या संकट में उत्पन्न होता है। तो इस पर अपन दो चर्चा करेंगे, तड़ित, झंझा और चक्रवात क्या होते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे तड़ित झंझा पे बात करेंगे। तो तड़ित झंझा क्या होता है, तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म, अपना जो भारत है वो कैसा है, वहाँ की जो जलवायु है गर्म है, आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होती रहती है। मतलब जो जहाँ तड़ित झंझा कहाँ आते हैं, जहाँ की जो जलवायु कैसी होती है, गर्म है और आर्द्र है। वहाँ क्या होता है, ताप में वृद्धि हुई तो गर्म वायु ऊपर उठी। तो गर्म वायु जब जैसे ही ऊपर उठती है तो अपने साथ जल बूंदों को भी ऊपर ले जाएगी। तो जहाँ ताप कम होगा तो वहाँ क्या होगा, जम जाएंगी और फिर पुनः नीचे गिरेंगी। गिरती हुई जो जल की बूंदें, अब गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु है ना, और ये जल की बूंदें, तब जब ये दोनों आपस में गिरेंगी तो ये टकराएंगी। जब ये टकराएंगी तो एक ध्वनि उत्पन्न होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, तड़ित झंझावात कहते हैं। अब इसी तड़ित झंझावात के लिए हमें क्या निम्न सावधानियां बरतना चाहिए। जब ऐसे तड़ित झंझावात तो हमें क्या करना है, किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय ना लें जो अलग अलग हो। यदि आप वन में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय लें। धातु की डंडी वाली छत का प्रयोग ना करें, छाते का प्रयोग ना करें। खिड़की के निकट ना बैठें। खुले गैरेज, भंडार, धात्विक चादरों की छत वाले शेड या आश्रय उपयुक्त स्थान नहीं होते हैं। कार या बस आश्रय लेने के लिए मतलब कार बस में भी नहीं बैठना चाहिए। यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में जाना चाहिए। ये अपन को सावधानी है जब तड़ित झंझावात हो। अब तड़ित झंझावात से का ही अगला जो रूप होता है वो चक्रवात। अब तड़ित झंझा से चक्रवात कैसे बनता है, इस पे अपन डिस्कस करेंगे। कि जब जैसे ही बादल बनने के पहले अपन ने देखा कि जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में बदलता है। माना जब जो पानी है समुद्र की जो अपन कहते हैं समुद्र का जो भाप है वो अपने साथ जल वाष्प के रूप में ऊपर जाता है। तो वहाँ जल वाष्प और वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में, तो वहाँ जल वाष्प है पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होता है। नीचे से अपना मतलब जमीन से जो पानी भाप बन के ऊपर गया अब भाप से फिर पुनः द्रव में बदला। जब भाप से पुनः द्रव में बदला तो क्या हुआ, ऊष्मा निकली। क्योंकि अपनी पृथ्वी से जो पानी भाप बन के कहाँ गया, ऊपर आकाश में गया। तो जब वहाँ आकाश अब फिर पुनः पानी के रूप में गिरेगा तो द्रव में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, द्रव में बदला। तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ, ऊष्मा निकली। तो ऊष्मा निकली तो क्या हुआ, जो ऊष्मा के आसपास की जो वायु है, जब जैसी ऊष्मा निकली तो वहाँ के आसपास की वायु कैसी हुई, गर्म हो गई। गर्म हुई तो गर्म वायु फिर ऊपर की ओर उठी तो वायुदाब कम हो गया।
तो इसके कारण क्या होता है, झंझा के केंद्र के उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती। तो यह चक्र की पुनरावृत्ति कई बार होती है। जब इस प्रकार की चक्रीय पुनरावृत्ति कई बार होती है तो जिसके चारों ओर क्या होता है, उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं। तो मौसम की इस स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, चक्रवात की संरचना पढ़ते हैं। ये पेपर में बहुत आती है, चक्रवात की संरचना क्या होती है। जब मतलब जब जो हवा है, जब हवा बहुत तेज गति से चलती है तो वो चक्रवात का रूप लेती है ना। तो चक्रवात क्या होता है, संरचना के बारे में पढ़ते हैं, पेपर में बहुत आता है बच्चों। चक्रवात के केंद्र में एक शांत क्षेत्र होता है, दिखता है, इसे अपन नेत्र कहते हैं। नेत्र कहते हैं इसे झंझा का नेत्र भी, ये पेपर में आता है, झंझा के नेत्र का चित्र बनाओ, तो इसे अपन नेत्र कहते हैं। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से गुणन करता हुआ क्या होता है, पिंड होता है। ये पृथ्वी से 10-15 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के जो नेत्र का व्यास है 10 से 30 किलोमीटर होता है। कैसा होता है, 10 से 30 किलोमीटर लिखा है, 10 से 30 किलोमीटर के नेत्र का व्यास होता है। इसमें पवन का वेग बिल्कुल न्यून होता है। शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द 150 किलोमीटर बादल का ये क्षेत्र होता है जी। ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। ये पेपर में आता है, ये चक्रवात के नेत्र का प्रतिबिंब है, तो इसे आप अच्छे से समझ लेना। जब चक्रवात आता है तो भारी संख्या में भारी मात्रा में अपना क्या नुकसान होता है। ये क्या करता है, काफ़ी विनाशकारी होते हैं। तेज पवन और समुद्र के जल के तटों को ऊपर की ओर धकेलता। जब जो तेज हवा चलती है तो वो क्या करती है, समुद्र के पानी को किनारे की ओर धकेलती है। आपने देखा होगा जैसे बम्बई में जूही चौपाटी पर कभी कभी देखा होगा लहरें उठती हैं, तो वो ही होता है, जब तेज हवा चलती है तो समुद्र का जो पानी होता है किनारों की ओर आता है, बहुत तेज गति में आता है, और कभी कभी अपन उन लहरों में तैर भी नहीं पाते। तो जब जब चक्रवात आता है तो जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं, इसमें कोई व्यक्ति बच भी नहीं सकता। तो काफ़ी संख्या में क्या कैसा रहता है, विनाशकारी होता है। इससे जीवन संपत्ति की गंभीर हानि होती है, और पानी और इसमें क्या होता है, पानी और मृदा की उर्वरता की में भी को भी ये जो पानी होता है मृदा की उर्वरता को भी कम कर देता है। अब इसके बाद जो चक्रवात है इसको विश्व के विभिन्न भागों में निम्न निम्न नाम से जानते हैं। अमेरिका महाद्वीप में इसे हैरिकेन्स कहते हैं, और फिलीपींस और जापान में से टाइफून कहते हैं। इसे पेपर में बहुत आता है। हैरिकेन्स कहाँ होता है, और फिलीपींस जापान में होता है, टाइफून कहलाता है। ये आपको चित्र दिख रहा है, ये टाइफून है और ये हैरिकेन्स है। तो ये अमेरिका है और ये जापान और फिलीपींस में ये टाइफून है। ठीक है, ये अपन ने अभी पढ़ा था कि जो गर्म हवाएं होती है कहाँ से, उत्तर से दक्षिण की ओर 60 से 30 की ओर आती हैं, और ये अपनी भूमध्य रेखा है। इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट, टॉर्नेडो क्या होता है। तो ये चक्रवात होते हैं, अपने साथ उच्च वेग की पवन लाते हैं। तो अगर आपसे पूछे चक्रवात क्या होता है, तो ये हवा का ही एक रूप होता है। इसमें हवा की जो गति होती उच्च होती, बहुत तेज होती, जो चक्रवात का रूप धारण करती है, जिससे हमें घर और दूरवास अन्य संचार प्राणी वृक्षों को क्षति पहुंचा सकती है, जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है। अपन इसी का एक रूप और पढ़ते टॉर्नेडो। हमारे देश में टॉर्नेडो अधिक नहीं आते। ये टॉर्नेडो क्या होते, गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं, दिख रहे हैं ना आपको चित्र में, ये गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। ये कीप जैसी इनकी संरचना होती है, आकाश से पृथ्वी तल की ओर आते हुए प्रतीत होते। आकाश से पृथ्वी तल की ओर आते प्रतीत होते, अपन को कीप जैसी संरचना पता दिख रही है। अधिकांश टॉर्नेडो कमजोर या निर्मल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टॉर्नेडो 300 किलोमीटर प्रति आवर्स के वेग से गति कर सकता है। तो ये टॉर्नेडो के बारे में पढ़ा, ये टॉर्नेडो का चित्र है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो जितने भी झंझा या तूफान होते हैं वो निम्न दाब के यंत्र होते हैं, और झंझा के निर्माण में जो पवन होती है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और पवन के वेग को माप करने वाले जो उपकरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वायुमापी कहलाते हैं। जब अपने देश में चक्रवात या तूफान आता है तो इसके लिए कई उपाय होते हैं। इसकी चेतावनी सूचना दी जाती है, फिर सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों या आम जनता को चेतावनी दी जाती है। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आसनों का निर्माण,
लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर प्रशासनिक व्यवस्था होती है। अब जनता के द्वारा क्या किए जाने वाले कार्य, अगर आपके क्षेत्र में आता है तो आप उनको क्या करना है, मौसम विज्ञान विभाग द्वारा या दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाने वाली जो चेतावनी है उसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर अगला है, अपन को फिर क्या करना चाहिए, हमें अनिवार्य घरेलू सामान, पालतू पशुओं, वाहनों आदि को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। जलमग्न सड़कों वाहन चलाने से बचना चाहिए और सभी आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल, चिकित्सा केंद्र और टेलीफोन नंबर की सूची अपने साथ रखना चाहिए। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो और भी अधिक सावधानियां हैं। हमें ऐसे जल का पीने के लिए उपयोग ना करें जो संदूषित हो सकता है। गीले स्विच खंभों से टूटकर गिर गए बिजली के तारों को न छुएं। महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करने बाहर ना निकलें। बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव ना डालें। ठीक है, तो ये अपने अगर अपन चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो हमको ये सब सावधानियां बरतनी चाहिए। पहले तो क्या था, हमको ये बहुत कम समय मिलता था। जब ये चक्रवात आते थे तो हमें एक दिन से भी कम समय मिलता था, तो हम ये माने एक दिन से भी कम का समय मिलता तो घर खाली नहीं कर पाते। पर आज स्थिति बदल गई है। उपग्रहों और राडार की उपलब्धता से अब संभव हो गया है हमें जो तड़ित झंझा या चक्रवात की जो सूचना है हमको 48 घंटे पहले ही मिल जाती है। चक्रवात सतर्कता या जो चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है, चक्रवात सूचनाएं 24 घंटे पहले ही जारी कर दी जाती है जिससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर पूरा हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके अब महत्वपूर्ण शब्दों पे आते हैं। पवन वेग मापी, अपन ने पढ़ा था कि पवन वेग को मापने के लिए जिन अंतों का प्रयोग किया जाता है वो पवन वेग मापी होता है। चक्रवात अपन ने पढ़ा था, चक्रवात जो उच्च वेग की जो स्थिति होती है, चक्रवात उच्च वेग की पवन वायुदाब के अंतर से चक्रवात बन सकता है। उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं, कुंडली के रूप में घूमती रहती जो मौसम की स्थिति को हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। हैरिकेन और टाइफून क्या है, ये भी चक्रवात के नाम है। अलग अलग देशों में इनको जाना जाता है। जो हरिकेन्स होता है वो अमेरिका महाद्वीप में होता है, फिलीपींस और जापान में टाइफून के नाम से जाना जाता है। झंझावात और तड़ित झंझा कैसे कहते हैं, तो अपन ने अभी इसको भी पढ़ा था। गिरती हुई जल की बूंदें और तीर वेग से ऊपर उठती हुई वायु की, गिरती हुई जैसी वर्षा की बूंदें गिर रही हैं और नीचे से क्या उठ रही है, वायु उठ रही है। जब ये दोनों परस्पर क्रिया होती है तो ये बिजली चमकती है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे अपन तड़ित झंझावात कहते हैं। और जब बिजली गिरती है जिसे हम तड़ित झंझा कहते हैं। मानसूनी पवनें क्या होती है, गर्मियों में क्या होता है, हम गर्मियों में धरती की जो वायु है गर्म होती है, गर्म के कारण ऊपर उठती है और जिससे समुद्र की जो वायु है वो थल की ओर आती है। तो जिससे हम क्या कहते हैं, मानसूनी पवनें कहते हैं। इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है, इसे हम मानसूनी पवन कहते हैं। टॉर्नेडो क्या होता है, कीप की समान संरचना होती है। इसमें आकाश से पृथ्वी की ओर आती है संरचना, है ना। जिसे हम क्या कहते हैं, टॉर्नेडो कहते हैं। पृथ्वी तल से आती हुई पृथ्वी। दाब क्या होता है, जैसे टायरों में हवा भरना, गुब्बारों में हवा भरना। हवा भरते हो, जैसी ज़्यादा हवा भर देते हैं तो गुब्बारे या साइकिल का ट्यूब फट जाता है, जिससे सिद्ध होता है कि वायु क्या करती है, दाब डालती है। इस प्रकार बच्चों ये चैप्टर पूरा हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी शब्द या कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आया है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।